नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में फिजिक्स। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सबने पहले डिसाइड किया हुआ है कि हम सभी फिजिक्स पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, और फिजिक्स के इसी क्रम में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन खत्म कर लिया है। होपफुली आप सभी लोग भी एकदम दुरुस्त तरीके से तैयार होकर के पढ़ रहे होंगे साथियों। और ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन दिनों अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे और अपने परिवारजनों के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये समय आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में जो खामोशी से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, यह मेहनत आने वाले समय में आप लोगों की जो सिलेक्शन पार्टी होगी उसके अंदर बहुत जोर शोर से लोगों के बीच में खुशखबरी बनकर पहुंचेगा। तो अपनी तैयारी पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने आप को बिल्कुल नियमित रख करके पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि इन दिनों हो सकता है कि आप अपने घर में बंद हों, पढ़ाई कुछ समय के लिए आपने ढीली कर दी हो, लेकिन आप पढ़ना अपना जारी रखें। इसी क्रम में चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज क्या कुछ सीखने के लिए हमारे पास उपस्थित है। देखते हैं प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आप में से अगर कोई भी साथी जनरल साइंस पढ़ना चाहता है रीट लेवल 2 के लिए, बेसिकली साइंस पूरा की पूरा मैं पढ़ा रहा हूं टेट सेक्शन में जाकर के, तो आप में से अगर कोई भी साथी मेरे साथ जुड़ करके साइंस कंप्लीट करना चाहता है फॉर रीट लेवल 2, तो वो अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकता है। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस और पटवार वाले जो मेरे साथी हैं वो आरपीएससी सेक्शन में जाकर के मेरी साइंस की क्लासेस पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी साथीगण इन्हें जल्दी ही एक्सेस करके डिटेल में जहां जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आप उन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और हाँ, इन क्लासेस की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं कि ये क्लासेस आप लोगों को पुरानी क्लासेस भी एक्सेस हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इन क्लासेस को भी एक्सेस कर पाएंगे। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिससे आप सभी अनअकैडमी की क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। आइए बातें करते हैं बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए इन पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मात्रक जो है वो सही नहीं दिखाया हुआ है। देखिए, ये आपको सब पता है कि डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है। याद करिए, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है। अश्वशक्ति जो होती है, अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर, वो शक्ति का मात्रक होता है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है इनका। अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो वो हॉर्स पावर किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है ना। और माइल जो है, न्यूट्रिकल माइल, ये कोई टर्म ही नहीं है, इसकी वजह से आप इसे काट सकते हैं। बाकी कैलोरी आपको पता ही है कि ये ऊष्मा का मात्रक होता है, जिसका दूसरा मात्रक जूल भी है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर सही है। ये हम लोग चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में दूसरा सवाल आपके सामने क्या है? दूसरा सवाल है आप लोगों के सामने कि इन दोनों को मैच करना है। मैच करके आपसे पूछा गया है अगर फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होगा, इंपल्स आवेग का क्या होगा, वर्क का क्या होगा, त्वरण का क्या होगा। याद करिए, मैंने एक टाइम पर आपको ये सारे मात्रक बहुत अच्छे से सिखाए हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को याद आ जाए। जो कॉमन मात्रक आपको पता है, जैसे फोर्स का मात्रक आप लोगों को पता है कि फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, तो यानी कि ए का 3। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ये तो यहां से पता चल गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरा हम लोगों को क्या पता होता है? त्वरण के बारे में पता होता है ना। तो त्वरण का मतलब होता है कि समय, मतलब वेग के अंदर जो परिवर्तन होता है। वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड होता है ना। तो यहां से आपको यह पता चल गया कि डी का 1 है, तो डी का 1 है, तो यहां से भी 2 आंसर निकल करके आ गए, यानी कि ये तो एंड तक चला गया। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात भी समझ में आ जाए। अच्छा, इसके बाद कार्य का मात्रक जूल होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है। तो यानी सी का 2, अब सी का 2 तो केवल एक ही जाके ऑप्शन में जगह जाके बैठा है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने परफेक्ट आंसर जो बनता है वो क्या बनता है? ये बनता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है सभी साथियों को ये बात भी अब अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, मैं आपको कुछ और भी अतिरिक्त बातें यहां पर बता देता हूं। देखिए, जब आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भाई न्यूटन कितना होता है, भाई न्यूटन किसका मात्रक है, तो ये तो आपने अभी देख लिया, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है ना। फोर्स का मतलब फोर्स जो आप लगाते हैं उसका मात्रक जो है
वो क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन होने के लिए यहाँ पर जो इसकी विमाएं हैं वो क्या है, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आपका फोर्स का सूत्र हो गया, है ना। अच्छा, अब मैं आपको इसके पीछे का जो सूत्र है वो बताता हूं, वो है m.a। यहां m क्या है, m का मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, और a का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेग के अंदर किसी समय में हुआ परिवर्तन। अच्छा, वेग क्या होता है, विस्थापन प्रति सेकेंड, यानी कि समय के अंतर्गत जो विस्थापन होता है वो जो है आप लोगों का क्या हो गया, वेग बन गया। तो अब देखिए यहां से आप लोगों ने क्या निकाल लिया, यदि विस्थापन को हम व्यक्त करते हैं मीटर में और समय को व्यक्त करते हैं टी में, तो एम अपॉन सेकेंड हो गया, ये मीटर अपॉन सेकेंड हो गया। यहां पर मीटर अपॉन सेकेंड है और उसके नीचे फिर सेकेंड है, तो अल्टीमेटली त्वरण क्या बन गया, त्वरण बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ में क्या लगा हुआ है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नाप रखा है हमने, किलोग्राम में। तो एमकेएस पद्धति के अंदर जो इसका मापक बन के आया वो क्या बन के आया, मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका हुआ बेटा, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसआई पद्धति के अंदर न्यूटन कहते हैं। ठीक है भैया, ये बात हमको पता हो जानी चाहिए। अच्छा, इस बात को जब हम पता कर लेते हैं तो साथियों फोर्स से क्या होता है, तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य क्या है, तो आपके अंदर अगर ताकत है यानी कि तब बल है आपके पास, तो 10 बल की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी विस्थापन भी होना चाहिए। तो बल का चूंकि मात्रक न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक चूंकि मीटर है, तो न्यूटन मीटर जो है वो आप लोगों का क्या बन गया, कार्य का मात्रक बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये सारे मात्रक मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हुए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। चलिए एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है मित्रों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस वजह से सफाई कर देती है ना। हम लोगों को लगता है कि वॉशिंग मशीन जो है उसके अंदर बहुत सारे कपड़ों को यूं मसल मसल के धो दिया जाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, मैं आपको सही तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। कभी आप लोगों ने घर के किचन में अपनी माता जी को कभी मिक्सी को यूज करते देखा हो, या फिर माता जी को कभी दूध दही बिलोते देखा हो। आपने देखा होगा कि जब भी वो इस प्रकार से दूध या दही बिलोते हैं या फिर मिक्सी चलाते हैं, मिक्सी का ढक्कन जब आप हटा के देखते हैं ना, तो पूरी पूरी जो उसके अंदर हैवी हैवी चीजें थी, यानी मक्खन वाला जो पार्ट था, वो मिक्सी के चारों तरफ बॉर्डर पर चिपक गया। आपने अगर नोटिस किया हो तो ध्यान दीजिएगा कि जितना भी भारी पदार्थ था इसके अंदर वो चारों तरफ सतह पर चिपक गया। अर्थात क्या हुआ साथियों, वो जो बल के कारण से जो आपने घुमाया था ना, बिल्कुल वैसे समझिए जैसे कभी आप लोगों ने कभी रोला कोस्टर की राइड की हो या कोई ऐसे झूले पे घूमे हो जो गोल गोल घूमता हो, तो आप भी बिल्कुल समट के ऐसे नहीं हो जाते कि बिल्कुल बाहर ही निकलेंगे जा जा करके, है ना। तो वो जो बाहर निकलने की प्रक्रिया हो रही है, असल में वो आप लोगों का अपकेंद्रण बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो आपको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कपड़े जो है ना वो चूंकि भारी हैं, तो वो चारों तरफ ड्रम के यों चिपक जाते हैं और बीच में आप लोग पानी भर देते हैं। फिर ये जो ड्रम है ना, ये गोल गोल घूमने लगता है। गोल गोल घूमने लगता है तो पानी भी घूमने लगता है, और पानी घूम के जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये जो ड्रम है, ये ड्रम होता है जालीनुमा। आप देखिएगा कभी इस ड्रम को, वॉशिंग मशीन के ड्रम को आप देखेंगे तो इस प्रकार का जालीनुमा होता है जहां आपने कपड़े भरे होते हैं, है ना। तो वो पानी के वेग के कारण कपड़ों के अंदर जो फंसी हुई डस्ट है, क्योंकि पानी तो पार होने की कोशिश करेगा, तो वो पार होने की कोशिश करेगा तो वो पूरी की पूरी डस्ट जो है कपड़े के अंदर, वो इस डस्ट के कारण, मतलब इस प्रेशर के कारण, जो प्रेशर दिया आपने, इसके कारण से छन जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा। तो वॉशिंग मशीन जो है वो किस पर कार्य करती है, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है भाई, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसके कारण से ये कार्य होता है। अच्छा भाई, अच्छा सवाल है। इसके अंदर हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे और उससे जुड़ने वाले बहुत सारे मैं आज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे आप रिलेट करके चीजों को पढ़ पाएंगे। ठीक है साथियों, आपको अगर ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि देखिए यहां पर मुझे जल्दी ही फिजिक्स खत्म करके राजस्थान का करंट अफेयर शुरू करना है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, राजस्थान पुलिस संभावित है कि मई के एंड में राजस्थान पुलिस के एग्जाम कंडक्ट करवा ले। ऐसी स्थिति में राजस्थान का करंट अफेयर कराने का मेरा प्लान है, तो मैं सोचता हूं कि एक बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद आपका राजस्थान करंट अफेयर शुरू कराया जाए। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो वाली स्थिति है न्यूटन के बारे में,
इनके चीज मतलब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा डिटेल पे अनअकैडमी में कोर्स चल रहा है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साइंस का मेरा लगभग आधा कोर्स तो मैंने करा रखा है, वो कर लीजिए, और एकदम नया कोर्स अभी अगले वीक में आ जाएगा, तो वहां से फिर नया कोर्स भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो न्यूटन के गति के नियम की संकल्पना बताते हैं, क्या कहता है। देखिए, न्यूटन ने मित्रों 3 प्रकार के नियम दिए। जैसे नंबरिंग अपन डालते हैं वैसे ही इन्होंने नंबर दिए। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और बड़े आसान आसान से नियम थे। इनमें से अधिकांश तो हम लोग आजकल प्रयोग में भी लेते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में भी है ना। अच्छा साथियों, पहला नियम है जड़त्व का नियम। अब ये क्या होता है? जड़त्व का नियम है ना। जड़ यानी कि जो चीज जैसी है वो वैसे ही रहना चाहती है। अपने ऊपर लेके देख लो, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैंने मल्टीपल टाइम कहा सुबह जग करके पढ़ो, सुबह जग करके पढ़ो, लेकिन उन्हें लगा कि ठीक है सर कह रहे हैं क्योंकि हम तो दिन में जगते हैं। वो जो आलस है ना, असल में वही जड़त्व है। जड़त्व क्या है? जड़त्व है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है ना। मतलब आपको मैं बताऊं, कई वैज्ञानिकों ने, कई विचारकों ने ये तक लाइन बोली है कि गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीबी में भी एडजस्ट होना सीख गया है। वो गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। असल में वो जो जड़त्व है, जो जिस फेज में है, उसने उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। कई बार नहीं होता है, आपकी कुर्सी में, आपको जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं रोजाना, उस पर दर्द होता है आपको, है ना, लेकिन अरे यार छोड़, कौन करेगा। वो जो आलस है ना, वो जड़त्व है। यानी कि जो आपको कुछ अलग करने से रोक रहा है वो जड़त्व है। और ये आपकी परेशानी नहीं है। इसको कहिए कि हम नहीं करते ऐसा, न्यूटन कह के गया है, हम कोई गलत थोड़ी है, पूरी दुनिया ही ऐसे है। ठीक है, वो जो जड़त्व है, और उस जड़त्व को जो तोड़ देता है वही आगे निकल जाता है और वही सिलेक्शन पा जाता है। क्योंकि दुनिया से हटके निकलना है तो जड़त्व तोड़ना होगा। तो जड़त्व क्या कहता है? ये कहता है जो जैसा है वो वैसा रहेगा। बोले कैसे? अगर आदमी चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। अगर कोई बैठा हुआ है तो बैठे ही रहना चाहेगा, उसको उठने का मन नहीं करेगा, है ना। जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में विद्यमान है। तो ये तो हमने आपको समझा दिया जड़त्व क्या होता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊं एक टर्म, जैसे कई बार आप लोग देखते हैं बस में बैठे हुए होते हैं ना, तो बस में बैठे हुए हैं, अब इसका एप्लीकेशन समझना। बस में बैठे हुए हैं आप, अब बस जो है वो चल रही है बढ़िया तरीके से। आप ये देखिए, मान लीजिए ये बस थी, इस बस में बढ़िया वाले पहिए लगे थे, आप यहाँ पर बैठे हुए थे सब लोग, ठीक है, ये सब बैठे हुए हैं आराम से अपनी अपनी सीटों पर। बस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अचानक बस ने ब्रेक लगाया, बस ने ब्रेक लगाया, आप बस तो रुक गई, आप सबों के सिर जो है वो आगे जाके लगे, आप एकदम झटके से आगे गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको तो चलने का ही मन था, क्योंकि आप तो चल चुके थे, तो चलने का मन था। ऐसी स्थिति में अगर गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो आपका शरीर कह रहा है मैं थोड़ी रुकूंगा, मैं तो चलूंगा, तो आप चलते रहे। ऐसे ही आप आगे जाके भिड़ गए। ऐसे ही देखना, कभी आप लोग ट्रेन में बैठे हो, देखिए मित्रों, आप सभी लोगों तक मेरा वीडियो ये पहुंचाने का जो प्रयास है ना, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति में सारी क्लासेस लाइव ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लाइव से मतलब लाइव मैं क्लास लेता हूं, आपकी क्लास से जस्ट पहले इसको मैंने अभी बनाया है। असल में क्या होता है कि लाइव लेता हूं तो होता क्या है कि ये बफर करने लग जाता है, वो गोल गोल घूमने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है, तो फिर आप लोग अधिक परेशान होते हैं। तो हम सब लोग एक मतलब संगति बैठाएं इस प्रकार की कि आप लोग इन क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं बहुत ही प्यार से और बहुत समझाने के हिसाब से आपकी क्लासेस बना रहा हूं, है ना। घर में पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छी घड़ियां हमारी आने वाली हैं, ये समझिए आप बच्चों, है ना। चलो तो फिर क्या है, फिर क्या हुआ कि ये हमने, अच्छा कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं ना, कई बार ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है, जैसे ही ट्रेन आगे चलने लगती है ना, फिर झटका पीछे की तरफ लगता है आपको। क्यों? क्योंकि ट्रेन तो चल दी, आपका शरीर अभी भी स्थिर ही रहना चाहता था। यानी जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहता है। ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? जड़त्व का नियम हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको न्यूटन का पहला नियम समझा दिया। दूसरा नियम क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? 3 नियम है साथियों इसके, है ना। दूसरा नियम कहता है साथियों कि जो आप बल लगाते हैं ना, किसी भी चीज पर जो बल लगाया गया है वो संवेग में परिवर्तन के काम आता है। मतलब किसके परिवर्तन के काम आता है? संवेग में परिवर्तन के बल के बराबर होता है। संवेग क्या होता है? m.a के बराबर होता है। ठीक है, तो जो बल लगाते हैं असल में वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये जो बात है ये किसने कहा? मतलब mv, सॉरी माफी चाहता हूं, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये किसने कहा? सेकंड लॉ के अंदर कहा। तीसरी बात जो कही, ये तो सब साथियों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता है।
साथियों, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी मूवी, तब आपने यही नियम सबसे ज्यादा सोचा था, लेकिन आपने एप्लीकेशन इसका नहीं सोचा। आप जब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसे कहते हैं ना, एक गाल पे किसी ने थप्पड़ लगाएगा, पलट के उसके उतनी ही गति से अगर थप्पड़ लगाया जाए तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। एग्जैक्टली ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसको न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। मतलब जो कार्य आपने क्रिया में किया है, उतने ही बराबर अमाउंट का कार्य जो है, मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का जो कार्य है, वो विपरीत दिशा में होता है। आपको पता है, आप लोग चप्पल से चलते हैं ना, मतलब जब आप जमीन पर चलते हैं तो चलने में भी आप इसी नियम को फॉलो करते हैं। कैसे? आप जमीन पर ताकत लगाते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो ताकत जमीन पर लगाई, जमीन ने रिवर्स में आपको आगे बढ़ने की ताकत दी। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताऊं, आप लोग जैसे कभी नाव चलाते हैं तो नाव में चप्पू चलाना कभी आपने देखा हो, खुद ने नाव ना चलाई हो, चलती देखी हो, तो जो चप्पू चला रहा होता है ना, वो पानी को पीछे धकेल रहा होता है, तो पानी उसको आगे धकेलता है। ऐसे गन जब चलाते हैं, बंदूक जब चलाते हैं, तो बंदूक चलाते समय पीछे की तरफ एकदम झटका लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि कंधे पे जाकर के वो झटका बनता है, क्योंकि जितनी गति से गोली आगे गई है, पीछे की तरफ उतना ही तेज झटका देके गई है। तो कंधे पे कई बार मतलब आपने फील किया हो। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इस चीज को आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है बेटा, न्यूटन के तीनों गति के नियम यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे कहा दूध मथने की क्रिया अभी मैंने आपको सिखाई थी। जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन ने काम किया था, ऐसे ही आपकी जो गैस मतलब उसमें दूध मथने के लिए काम में ली जाने वाली मशीन है, उसमें भी क्या काम में लिया जाता है? अपकेंद्रीय बल। मैंने कहा था ना, मिक्सी के अंदर जब दूध निकाल रहे होते हैं तो वो फिर कौन सा है? अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है भाई, चलिए अब एक सवाल और देखिए, यहां पर क्या कहा गया है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में खड़ा है। कौन सा प्रयोग करके उसे तट पर लाया जा सकता है? मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साहब। क्या है कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है। कहां पर खड़ा हुआ है? बर्फ के टुकड़े पर बीचों बीच खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति है। और ये व्यक्ति जो है, ये बर्फ पर खड़ा हुआ है, बर्फ पर खड़ा हुआ है, विराम स्थिति में है। तो अब सवाल बनता है कि इसको यहां लेकर के आना है। किस कोने पर लेके आना है? इस जगह लेके आना है। तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि आपने यहां पर सबसे पहली चीज क्या लगाई? आपने इसके जड़त्व में परिवर्तन किया। जड़त्व में परिवर्तन किया, इसका मतलब ये पहले स्थिर था, आप इसे गतिमान बना रहे हैं। तो न्यूटन के गति के नियम के हिसाब से आपने जड़त्व में परिवर्तन किया, यानी कि रूल नंबर 1 अप्लाई किया। दूसरा, जब वो शुरुआत में खड़ा था तो उसका संवेग mu था, अब आपने संवेग mv कर दिया है। तो mv अपॉन mv माइनस mu जो है, ये क्या है? संवेग में परिवर्तन हो रहा है इसके, यानी कि रूल नंबर 2 अप्लाई कर दिया। रूल नंबर 3, ये चला कैसे? तो इसने जो कदम उठाए होंगे वो बर्फ को पीछे सरकाने के लिए उठाए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सब कुछ करके ये यहां तक पहुंचा है, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा, तो फिर आप कहेंगे कि सर बर्फ पर खड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों लिया आपने? देखिए, बर्फ क्या है? चिकनी सतह है, और चिकनी सतह है तो उसके ऊपर घर्षण बल जो है वो मिनिमम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बर्फ के ऊपर जड़त्व का नियम आप नगण्य मान सकते हैं। बर्फ चूंकि बोला गया है, क्यों? क्योंकि यहां पर जड़त्व की स्थिति अवस्था में परिवर्तन का विरोध इतना ज्यादा नहीं करती है। ठीक है, तो आसानी से वो स्लिप हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने अभी तीनों चीजें समझी हैं, तो आप केवल इतना ही समझ के रखिए, इसे अपर क्लास में मत ले जाइए, तीनों ही चीजें इसके अंदर पहुंच जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पता नहीं आपने कभी करके देखा या नहीं देखा। किसी टेप मतलब किसी सतह पर मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है ना। इस सरफेस पर क्या किया मित्रों? 3 बॉल ली आपने। एक ली कांच की बॉल, एक ली आपने रबड़ की बॉल, एक ली आपने स्टील की बॉल। ठीक है, ये 3 बॉल ली और आपने इन तीनों बॉलों को पटकाया नीचे, यानी जमीन पर गिराया। तो कौन सी बॉल सबसे तेज उछल करके ऊपर जाएगी? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आप में से अधिकांश लोग आंसर देंगे रबड़ की बॉल ऊपर जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है प्रत्यास्थता का बल जो है वो लगेगा। लेकिन फैक्ट ये है साथियों कि सबसे तेज ऊपर जाती है बॉल कांच की। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर, ये तो गलत बात है। मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है कि आपने जो बॉल कांच की डाली ना नीचे, वो कब ऊपर नहीं जाती? आपने कहा सर हमने तो बहुत बार पटका के देखा है, कभी ऊपर नहीं गई। कारण है, या तो आपकी कांच की बॉल फट गई, यानी कांच की जो गोली आपने कंचे कभी उछलाए हो तो या तो वो फट गए, या अगर ज्यादा मोटा कंचा था तो जमीन के ऊपर जैसे ही पटकने दिया तो धप की आवाज आई, यानी कि उसने जमीन पर इतना दम लगा दिया कि वो पूरा बल नीचे चला गया।
ठीक है। अगर ऐसी सरफेस हो जो इस पूरे वजन को अपने ऊपर स्वीकार कर ले, तो सबसे तेज जो बॉल उछलेगी वो कांच की उछलेगी, उसके बाद स्टील की उछलेगी, उसके बाद में रबड़ की उछलेगी। कारण पूछेंगे सर प्रत्यास्थता। अरे भैया, जो प्रत्यास्थता है, जब रबड़ की बॉल नीचे आती है ना तो वो पिचकती है। ये जो पिचकने वाला काम है, असल में उसके अंदर जो बना गुरुत्वाकर्षण के कारण बल था, वो उसके अवस्था परिवर्तन में उपयोग में आ गया रबड़ की बॉल के। क्योंकि रबड़ की बॉल में अवस्था परिवर्तित होती है। कभी रबड़ की बॉल को पटका के देखना, नीचे झुकती है वो। लेकिन आप स्टील की बॉल या फिर कांच की बॉल लेंगे तो उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। यानी जितने बल से वो आई है उतनी ही तेज प्रतिक्रिया होगी और वापस चली जाएगी। दिक्कत ये होती है, आप में से क्या करते हैं, कई लोग है ना बॉल बेयरिंग को गिरा के देखते हैं। वो बॉल बेयरिंग गिरती तो है लेकिन उछलती नहीं है। क्यों नहीं उछलती? कभी आवाज सुनना आप। आपकी बॉल जब किसी जमीन पर गिरती है, बॉल बेयरिंग अगर गिरती है तो आवाज बड़ी अजीब सी आती है। ऐसा लगता है कि यह आवाज अंदर पत्थर को तोड़ गई, यानी उस बल को रिप्लाई नहीं किया गया है। अगर कोई भी उस बल को रिप्लाई कर दे, यानी इतनी मजबूत धरातल हो कि वो टकरा के वापस ऊपर जाने के लिए टूटे ना, या अंदर अपनी तरफ बल को स्वीकार ना करे, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों कांच और सबसे लास्ट में रबड़ आता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसको याद रखना भैया। और जिनको समझ ना आए, अब धीरे धीरे भैया प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा। एक दिन में कैसी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिजिक्स है। पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि पहिए जो होते हैं उनके अंदर बॉल बियरिंग, साइकिल के अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिनको बॉल बियरिंग कहते हैं। असल में बॉल बियरिंग होती क्या है साथियों? क्या होता है बॉल बियरिंग के अंदर, मैं आपको बताऊं कि आपने कभी साइकिल को, कोई भी, चलिए साइकिल छोड़िए, कभी आपने खुद से भी पहिया लुढ़काया हो बचपन में? पता नहीं आपने पहिया लुढ़काने का कभी गेम खेला है कि नहीं खेला है। अपन रेडू बनाते थे, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। एक पहिया होता था जिसमें लकड़ी फंसी होती थी, और वो पहिया जो है वो कई बार आप चप्पल कटी हुई का बनाते थे, लकड़ी का बनाते थे और उसे घुमाते थे। जब वो घूमता था तो वो पहिया तो सीधा सीधा चलता जा रहा है, लेकिन वो पहिया, जैसे मान लीजिए ये एक्सल है, इसके चारों तरफ में पहिया लगा हुआ है, तो आपका जब आप इसको दम लगा रहे हो ना, तो ये पहिया इसी एक्सल पे चारों तरफ घूम रहा है और इसी एक्सल को वो घिस रहा है। असल में इसकी वजह से घर्षण बल लग रहा है, जिससे पहिए की गति धीमी हो रही है। तो पहिए की गति को यथावत रखने के लिए, पहिए की गति को गतिमान रखने के लिए जरूरी क्या है कि ये घर्षण बल कम हो जाए। तो ये जो घर्षण बल हो रहा है, इसको कम करने के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या करने की जरूरत है? यहां पर आप लोगों को ये घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन को लोटनिक फ्रिक्शन के अंदर, यानी कि ये लोटनिक भी गलत लिख रखा है। लोटनिक का मतलब होता है साथियों कि आपने दोलन जो किया, पहिए को घुमाया, उस घर्षण के अंदर बदलना। तो घर्षण ना लगे, इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ये इस तरह के सवाल भैया पेपर में पूछे जाते हैं, इनको आप करिएगा। ठीक है, क्या है, लंबी कूद लगाने वाले खिलाड़ी पहले दौड़ते क्यों हैं? आपने देखा होगा कई बार, इवन लंबी दौड़ तो छोड़िए, आपने कई बार बॉलर्स को बॉल फेंकते हुए देखा होगा, तो वो भी बहुत लंबी गति से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, दूर से दौड़ते आते हैं। कहते हैं कि शोएब अख्तर जब दौड़ता था तो ऐसे दौड़ता था कि जब बाउंड्री लाइन होती है ना, वहां से दौड़ता हुआ आता था बॉल फेंकने के लिए। मतलब जहां पे चौके छक्के पड़ते हैं ना, उसके बिल्कुल नजदीक से दौड़ते हुए आता था। वानखेड़े स्टेडियम में जाके मुझे ये बात पता चली थी। तो भैया बात ऐसी है कि वो इतने तेज आ क्यों रहे हैं? क्योंकि जितना तेज आप आएंगे, आपने उस बॉल को उतनी ही तेज गतिज ऊर्जा दे दी। क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम क्या कहता है, जब गति में हो तो अब वो बॉल भी गति में आ गई। बात समझिए, जब आप गति में हैं तो आपके शरीर के साथ साथ वो बॉल भी गति में आ गई। तो बॉल भी आपके शरीर की गति से तो अभी चल ही रही है। ठीक है, तो लंबी कूद लगाने वाले खिलाड़ी भी यही करते हैं कि वो बहुत लंबी दूर से इसलिए दौड़ के आते हैं क्योंकि शरीर को जैसे ही वो उछालेंगे तो जो गतिज ऊर्जा उनके शरीर को मिली है वो उनको फटाक से उछाल करके दूसरी तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो असल में हो क्या रहा है, वो अपने जड़त्व को कम करना चाहते हैं। इनर्शिया जो है, जिसको कि जो गतिमान है वो गति में ही रहेगा, ये जड़त्व का ही तो नियम है, न्यूटन का रूल नंबर 1 है, जिसके कारण ये लोग ऐसा करते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल है, एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है, ये तो अपन ने भाई पहले ही समझा दिया आप लोगों को। चलती कार को एकदम रोकोगे तो झटके आगे क्यों लगते हैं? जड़त्व का नियम है, गति का, न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसमें अगर कोई भी चीज रोकी जाएगी तो वो आगे जाके झटका लगेगा। तो ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? फिर से ये विराम का जड़त्व है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कार में बैठे यात्री किस कारण से आगे बढ़ते हैं? हाँ भाई, क्या रहना चाहते थे वो? गति में रहना चाहते थे कि वो विराम में रहना चाहते थे? देखिए पूछा क्या गया है, अचानक रोका गया है, यानी चल रही थी कार,
जब चल रही थी तो वो गति का जड़त्व है कि ये लोग गति में ही रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो गति में है वो गति में ही रहना चाहते हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन है ये, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ भाई, एक बात बताइए, कई बार आपने देखा होगा कि कोई गंदी सड़क है, कई बार आपने देखा ना सड़क के ऊपर कई बार चिकना कोई केले का छिलका ही पड़ा हुआ है, कई बार बारिश होने के बाद वो जो काई जम जाती है उस पर अपने पैर स्लिप हो जाते हैं। क्यों स्लिप होते हैं भाई, क्या कारण है, हम क्यों नहीं चल पाते उस पर? रीजन है, हमारे पैर को जो घर्षण बल मिलना चाहिए था जमीन से, यानी कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार चलते समय जो जमीन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें घर्षण मिलना चाहिए था, वो घर्षण नहीं मिला, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। और जब बढ़ नहीं पाए तो हम स्लिप हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने तो ताकत लगा दी थी, नीचे से रिप्लाई नहीं मिला तो हमारा पैर पीछे चला गया। तो असल में क्या हुआ, घर्षण की कमी हो गई, जिसके कारण से आप लोगों का शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया करके आप इन्हें बताएं, मतलब कैसा लगा आपको ये सवाल, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। समय के अभाव के कारण मैं इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन हर सवाल को मैं समझा समझा के पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको नियम तो क्लियर होते जा रहे हैं, गति के नियम तो क्लियर हो ही गए होंगे। हाँ भाई, सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्रिकेट मैच कभी आपने देखा हो तो बॉलर जब बॉल कैच करता है ना तो उसको रोकता नहीं है, वो उसे नीचे ले जाता है। क्यों भाई? इसके पीछे रीजन ये है साथियों, सोचो इतनी दूर से वो बॉल चली आ रही है तो हाथ में लगेगी अगर रोक दिया तो। उस गति को बरकरार रखने के लिए बॉलर जो है वो उस बॉल को नीचे ले जाता है, मतलब गति जो है वो बरकरार रहे। कहने का मतलब है जो जिस अवस्था में था वो उसी अवस्था में रहे, इसलिए वो इसे ऐसा करता है। अल्टीमेटली ये भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया। क्यों? क्योंकि गति में जो है वो गति में ही रहे तो सबसे अच्छा होगा। अच्छा, ये सवाल जो है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसका डिटेल तो अलग है। कोरियोलिस बल इसका कारण है। जब भू स्थित कक्षा से, जियो स्टेशनरी सेक्शन से सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सैटेलाइट जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाता है। असल में क्या होता है, जैसे ये अपनी अर्थ है ना, अर्थ में यहाँ इक्वेटर है 0 डिग्री। तो अब होता क्या है कि जियो स्टेशनरी कक्षा होती है लगभग 33,000 किलोमीटर तक आपको भेजनी है। असल में क्या होता है कि वहां जब आप भेजते हो तो अर्थ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है ना, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ गोल गोल घूम रही है। तो असल में जब इसको छोड़ा जाता है तो इस प्रकार से छोड़ा जाता है कि ये मूव कर जाए। तो ये मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए तो आप इसको इतना ही मान करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है भाई।